इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, मगर पाकिस्तान का उसके बारे में क्या लाया है? मैंने आपने इंडिया की कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन की बात सुन ली। वी विल नाउ गो लाइव टू मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUIF के हेड हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मौलाना साहब, बहुत मेहरबानी मेरे प्रोग्राम में आने की। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह। मौलाना साहब, इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। आप चेयरमैन हैं कश्मीर की कमेटी के नेशनल असेंबली में, उसके बावजूद अगस्त में आखिरी दफा आप लोगों ने बातचीत की। आपका नहीं ख्याल कि इस वक्त आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी? मेरे साथ फरीद पराचा साहब भी लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका भी कहना यह है कि मौलाना साहब को इसके मामले में आवाज उठानी चाहिए थी। देखिए, जहां तक कज़िया कश्मीर का ताल्लुक है तो जाहिर है जी कि ये हमारे गुज़श्ता 60 सालों पर मुहीत उसकी एक तारीख है, और जो कि मुख्तलिफ मराहल से गुजरी है और मद्देनज़र का शिकार रही है। आज जहां पर कश्मीर और कश्मीरी लोग खड़े हैं तो जाहिर है कि एक ऐसे वक्त में जबकि 9/11 के बाद पूरी दुनिया की तरजीहात तब्दील हुई और पाकिस्तान ने भी उसके साथ साथ अपनी तरजीहात तब्दील की, और ये महसूस किया जाने लगा कि मसला कश्मीर अब पस मंजर में चला जाएगा। लेकिन जब 2008 में वहाँ एक श्राइन को जमीन दी गई और वहाँ लोग मैदान में निकले, और उसके बाद शोपियान का वाकया हुआ, तो रफ्ता रफ्ता एक नई लहर नई नस्ल में पैदा हुई। और हमें एतराफ करना पड़ेगा कि कश्मीर की नई नस्ल ने एक नए इंतफाजे के साथ मसले कश्मीर को दोबारा उसमें रूह डाली है, उसको जिंदा किया है, और बैनुल अक़वामी दुनिया की नजरों को मसले कश्मीर की तरफ उन्होंने फेरा है। अब जाहिर है, मगर मौलाना साहब उसमें मेरा सवाल वही रहा आपसे, क्योंकि आपने बिलाशुबा कहा कि कश्मीर की स्ट्रगल तो ऑन गोइंग है, तो पिछले कई सालों से, कई डेकेड से चली जा रही है। मगर दोबारा मैं फरीद पराचा साहब की बात को कोट करूंगी कि उनका कहना था कि इस वक्त इसमें एक नई रूह आ गई है, ये एक नई इम्पोर्टेंट नहज पर आ गई है। ऐसे में क्योंकि आप चेयरमैन हैं कमेटी के, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। वैसे भी आप 12 बोलते रहे हैं कश्मीर के मामले में, अब बोलने का तो मुझे जरा आप मौका दीजिए ना। मैं जो जानता हूँ, मैं जी मौलाना साहब भी चेयरमैन हूँ और मैं उन मुश्किलात को भी जानता हूँ जो मुशर्रफ के जमाने से हमें लाहक हुई है। तो जाहिर है जी कि इन हालात में जब से कश्मीर कमेटी बनी और मैं उसका चेयरमैन बना, हमारी एक मुसलसल कोशिश रही कि हम अपनी हुकूमत को और अपने इदारों को आमादा करें इस बात पर कि वो मसले कश्मीर की को तरजीह अव्वल करार दें। और उसके लिए कमेटी जो है वो खुद मेरी सरबराही में भी और मेरे अलावा भी उसके वफूद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं, और इस हवाले से जो कश्मीर की वकालत है और जो पाकिस्तान मिनहसुल कौम कर रहा है, उस फरीजे को सर अंजाम देना ऐसे हालात में जबकि हमजहत एक मायूसी की कैफियत थी। और अब मैं आपको इतना बता दूं कि इस हवाले से कश्मीर कमेटी ने एक तजवीज दी कि आर पार कश्मीरियों को पाकिस्तान में उसकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी क़ियादत है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़ियादत है, उसको न पासपोर्ट और न वीज़े मुहैया किए, जिसकी वजह से उसका इनेकाद नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल एक जद्दोजहद थी, उस जद्दोजहद का हिस्सा उस कॉन्फ्रेंस का ऐलान जरूर बना। अभी रमजान शरीफ के दौरान ही हमने फॉरेन ऑफिस को भी मजबूर किया, वहां एक मीटिंग हुई जिसमें के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के नुमाइंदे शरीक हुए, आजाद कश्मीर के वजीर आजम शरीक हुए, और एक नई हिकमत अमली वजह करने पर एक इत्तिफाक राय किया गया कि नए हालात में हम इसको कैसे उजागर करें। और अब आप जानते हैं कि जहां इस वक्त हमारी मीडिया मसरूफ है, और मेरी दरख्वास्त भी होगी, अपील भी होगी कि मीडिया जो है वो इस पर फोकस करे और इसको ज्यादा से ज्यादा कवरेज दे। लेकिन पहली मर्तबा आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन का नया साल शुरू हो रहा है सितंबर में, और पाकिस्तान से जो डेलीगेशन जा रहा है, तो पहली मर्तबा उसमें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन को उस वफद का रुकन बनाया गया है। तो जाहिर है एक पेशरफ्त है उस जानिब के हम आलमी फोरम पर ये आवाज उठाएं और मसले कश्मीर को हम उजागर करें।
مگر مولانا صاحب آپ نے بالکل کیٹیگوریکلی بتایا ہے، مگر صرف اس لیے کیونکہ اس وقت آپ نے خود کہا کہ ایک دفعہ پھر کشمیری مجاہدین نے یا کشمیر کے جو سٹرگل کر رہے ہیں لوگوں نے نظر کر لی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی اپنی طرف، تو اس وقت کیا ہمیں ایک ہنگامی اجلاس نہیں بلا لینا چاہیے تھا، یا ہمیں کوئی اپنا اسٹریٹجی بلڈ اپ نہیں کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ اسمبلی دوبارہ اوپن ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے؟ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے مجھ سے یہ کہی کہ حالات جو بدل گئے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے دوران، ان سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں حالات کس طرح بدلے ہیں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو بنیاد اور اساس ہمیشہ رہی ہے وہ کشمیر کا مسئلہ رہا ہے، اور اسی پر ہم نے دوست اور دشمن کا تعین کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے بین الاقوامی برادری میں بیٹھنے کے لیے ترجیحات طے کی ہیں۔ لیکن جنرل مشرف نے جب 9/11 کے بعد غیر ضروری طور پر امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر اپنے آپ کو قرار دیا، پاکستان کو افغانستان کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا، اور اس سے جو پاکستان کی توانائیاں چاہے دفاعی لحاظ سے ہوں، چاہے سیاسی لحاظ سے ہوں، چاہے سفارتی لحاظ سے ہوں، تمام کے تمام مغربی سرحدات کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر جتنی کانفرنس سے مشرف نے کی ہیں، اس میں یہ تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم نئی تجاویز لا سکتے ہیں اور اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں، جس کو کوئی قبولیت نہیں ملی، اور جس سے کہ ہم جہت ایک اختلاف رائے مختلف انداز کے ساتھ کیا گیا۔ اب ظاہر جب نئی حکومت بنی تو جو حکومتوں کی رواں پالیسیاں ہوتی ہیں اس کو پھر ڈائیورٹ کرنا، اس میں پھر ایک تبدیلی لانا وہ وقت طلب بھی ہوتا ہے، اور پھر بین الاقوامی حالات پھنس گئے ہیں اس سے ہم کیسے نکلیں، یہ ایک امتحان ہوتا ہے کسی قوم پر اور کسی ملک پہ۔ جی تھینک یو ویری مچ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ شمشاد صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کا مخالف بھی رہا ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ بھی رہا ہو، وہ پرویز مشرف صاحب کو ہی دے رہا ہے الزام سارا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اٹس ایز ایزی کہ ہم ان کے اوپر الزام ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہنی چاہوں گا، بے معنی مکالموں کا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس وقت امن اور شانتی کے دیوتاؤں کی جو گھوشنا ہے وہ سننے کی ضرورت ہے۔ وہ 63 سال سے ہم سن رہے ہیں۔ جتنا وقت آپ نے اس کانگریس پارٹی کے ترجمان اور امن اور شانتی کے دیوتا کو دیا ہے، وہ آپ نے اپنے تینوں پاکستانی مہمانوں کو نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اتنی اہم بات ہو رہی ہے جس پہ یہ ہے کہ 2 منٹ بات کی جاتی ہے پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے بالکل انہوں نے درست بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نہ کشمیر کے مسئلے کی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے، اور نہ آج جو صورتحال ہے اس پر کسی تجزیے کی ضرورت ہے۔ صورتحال بڑی واضح ہے۔ اس وقت جو سوال ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے اور جس کی وجہ سے غالباً آپ آج یہ پروگرام کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا اس سنگین صورتحال کے پیش نظر جواب کیا ہونا چاہیے، عملی طور پر حکومت کیا کرے، قوم کیا کرے۔ تو میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ حکومت پہلے تو اپنی کشمیر کے بارے میں مکمل پالیسی فوراً وضاحت کے ساتھ قوم کو اعتماد میں لے کہ ہماری پالیسی ہے کیا کشمیر پر، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک ایک چھوٹا سا بیان آیا جو اخباروں میں 5ویں 6 صفحے پر آیا، باقاعدہ حکومت پاکستان کوئی کسی قسم کا جو موجودہ تشویشناک صورت ہے اس پر ایک سٹینڈ لے، واضح سٹینڈ لے۔ صرف یہ رسمی بیانوں سے جس طرح پرائم منسٹر نے دیا ہے کام نہیں چلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو گیگ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزارت خارجہ اپنے سفارت خانوں کو موبلائز کرے، بریفنگ ٹیلی گرامز بھیجے امبیسڈرز کو کہ وہ ساری دنیا کو اس صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرے۔ یہ اس وقت بہت ضروری بات ہے۔ اور آخری طور پر میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت سولیڈیرٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر۔ یہ 5 اگست انہوں نے خرم صاحب نے کہا
5 अगस्त को लास्ट सेशन हुआ था इनकी पार्लियामेंट कमेटी का। ये काट के पुतले करते क्या हैं पार्लियामेंट में बैठकर? मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे कि सिर्फ बयानात देने से बात नहीं चलेगी। कश्मीर की सूरत हाल तो पिछले 1.5 महीने में बहुत डिटीरिएट हो गई है। अब तक इनको कई इमरजेंसी सेशंस बुला लेने चाहिए थे, हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहिए था कि ये इक़दाम लेना चाहिए, ये पॉलिसी गाइडलाइन होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? तीसरी बात ये है कि मैं इनसे जवाब देती हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। सिर्फ मैं एक चीज ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए, हुकूमत को चाहिए कि एक दिन मुकर्रर करे 17 या 18 या 19 सितंबर, पूरी मुल्कगीर एक हड़ताल होनी चाहिए, पहिया जाम हड़ताल कश्मीरियों के साथ अपनी यकजहती के लिए। ये बहुत जरूरी है ताकि दुनिया को महसूस हो कि 180 मिलियन की कौम जो है वो आज पहिया जाम हड़ताल कर रही है कश्मीरी अवाम पर, निहत्ते कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके एहतजाज में। तब दुनिया कहीं नोटिस लेगी, वरना दुनिया, जिस तरह आपने खुद कहा कि ना वर्ल्ड मीडिया, अखबारात जो है दुनिया के वो खामोश हैं, और ना ही दुनिया के बड़े कैपिटल्स, वहां कश्मीर की सूरत का नोटिस लिया जा रहा है। तो ये बातें डिस्कस ये करनी चाहिए। ये जो अमन के घोषा के बंदे को आपने लाके खाम का वक्त अपना भी ज़ाया किया, हमारा भी ज़ाया किया, ये इस वक्त इस किस्म के मुकालबों की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं आप कि आप लोगों का है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा रोल तो हमने इसकी जो कश्मीरियों की प्लाइट है उसको हुकूमत के सामने रखना है और वजारत खारजा से जवाब लेने हैं। और शमशाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वजारत खारजा इस वक्त अमलन मफलूज है। हम 2 साल से, मैं पर्सनली उनसे पूछ रहा हूं कि एक और जो इस तहरीक का एंगल है वो ये है कि इसको ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी तरह डायरेक्ट नहीं कर रही। नए लोग उठे हैं, यंग लोग उठे हैं, और हमने इनसे पूछा है वजारत खारजा से कि हमें बताएं कि ये लोग कौन है, लेकिन वो अभी तक उसका जवाब देने से कासिर है। आपके चेयरमैन हैं पार्टी के मौलाना साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो इसी पे खुश हैं कि यूनाइटेड नेशंस में एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, या हम जाएंगे बात कर लेंगे। इस वक्त इमीडिएटली क्या हो रहा है? हम तो देखिए ना, हम तो जहां जहां हैं, हम तो जहां जहां हैं, हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में, हम तो अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में आवाज उठा रहे हैं। हमारे कायदीन नवाज शरीफ ने कल स्टेटमेंट दिया है, शहबाज शरीफ ने उठाया है, हमने रेजोल्यूशन जमा कराया है जो भी डिस्कशन के लिए आएगा, जो सेशन शुरू हो रहा है मंडे से। तो हम बतौर पार्टी तो इसके ऊपर, कश्मीर हमारा एक बेसिक टेनेंट है, पाकिस्तान की तमाम पार्टियों का टेनेंट है, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि थैंक यू एज अ मेंबर, एटलीस्ट यू सेड यस टू कम हियर। टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके? जी हमारे 31 मेंबर। जी 31 मेंबरान में से अक्सर इस मामले पे बात नहीं करना चाह रहे, मैं उनके नाम नहीं लूंगी कि भाई वो मेरे शो में दोबारा नहीं आएंगे। और बहुत से लोगों ने हमें रीजंस बता दिए कि वो कोई और कामों में मसरूफ है इस वक्त, जबकि कश्मीर जल रहा है। वो उस कमेटी के मेंबर क्यों अगर वो बात नहीं करना चाहते, ये एक अलग सवाल है। मगर फरीद पराचा साहब, आप क्या समझते हैं सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? देखिए जी, बात इतनी वाज़ेह है कि चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, चाहे इक्तदार वाले हैं, चाहे इंतजार वाले हैं, ये कौम के कटहरे में बराबर खड़े हैं। और जो कुछ कश्मीरियों को ये इस वक्त मायूस कर रहे हैं, उनकी इस अजीमुशान जद्दोजहद आज़ादी पर और एक बेहतरीन मौका ज़ाया कर रहे हैं, उस पे कौम इनसे सवाल करेगी और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। हल जो है, जो शमशाद साहब ने बयान किया है, जो किया है, मैं उसके साथ हूं, बिल्कुल सही है। पूरी कौम को साथ मिला के सड़कों पे आने और एक इज्तिमाइयत का मुजाहरा करने की जरूरत है। अब फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा के भी दरवाजे खटखटाए, सारे ही ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए और कश्मीरियों को मायूस नहीं करना चाहिए। कश्मीरियों को मायूस नहीं करना चाहिए। फरीद पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, आपके साथ लाहौर स्टूडियो में मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। मकसद हमारा यही था कि हम हाईलाइट कर सकें वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कश्मीर के मसले के साथ जुड़े हुए हैं। इस दफा एक दफा फिर कश्मीर के हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का इस मामले में क्या स्टांस होना चाहिए और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डू टेल मी ऑन aise@cnbcpakistan.com। इट्स aise@cnbc.com, aise@cnbcpakistan.com। फरिया रीस को मेरी टीम को इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।